पसीना, खींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी अब दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ बहरी है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांशों पर। भिंडी की उन्नत प्रभेद एवं बुआई विधि पर जानकारी। हल्दी की खेती पर एक जानकारी भाग 1। जायद में बोई जाने वाली सब्जी की बात करें तो भिंडी की खेती इस समय बड़े पैमाने पर की जाती है और बहुत से किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई कर ली होगी। लेकिन कुछ किसान भाइयों के पास खेत न खाली रहने के कारण अभी तक बुआई नहीं किए होंगे, तो अभी भी बुआई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि सही प्रजातियों का चयन कर बुआई की सही तकनीकियों का अनुपालन किया जाए। परंतु प्रायः देखा जाता है कि भिंडी की बुआई के समय किसान भाइयों द्वारा अज्ञानता एवं लापरवाहीवश लोकल एवं पुराने बीजों का चयन, सही खेत का चयन न करना तथा भूमि की ठीक प्रकार से तैयारी न करना, खाद उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग, अनुपचारित बीज बोना एवं बुआई की उचित दूरी का ख्याल न रखना इत्यादि खामियों के कारण खेतों में कम बीज जमाव, खरपतवारों की अधिकता, कहीं पर अधिक पौध तो कहीं पर कम पौध या ज्यादा घना होना देखा जाता है और ऐसी फसल में कीट रोगों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा होता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप जायद भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो भिंडी की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां तथा बुआई तकनीक क्या है, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IN शुक्ला को। इस फसल के लिए हम भूमि की तैयारी, भूमि का चयन कैसे करें? तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जायद की फसल होने के नाते इस मौसम में खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए। दोमट भूमि सामान्य pH वाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस दृष्टि से इस फसल के लिए उर्वरा शक्ति वाली भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। सबसे पहले हमें इस खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देना चाहिए। इसके उपरांत 3-4 जुताई सामान्य हल से अथवा कल्टीवेटर से तैयार कर लेना चाहिए। खाद में जीवांश की मात्रा वाली खाद अगर इसमें प्रयोग करते हैं तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बनी ही रहती है। भूमि में हवा का जो संचार है वो अच्छा रहता है। जल धारण करने की क्षमता भूमि की अच्छी रहती है। अंतिम जुताई के आसपास ही हमें 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में मिला देना चाहिए। इसके पश्चात हमें 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें भिंडी की फसल के लिए देना चाहिए। इसमें आधी नत्रजन तथा पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को अंतिम बुआई के समय ही हम अपने खेत में मिला देते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भिंडी की उपलब्ध प्रजातियों की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें भिंडी का बीज किसी रजिस्टर्ड संस्था अथवा पब्लिक सेक्टर की विश्वसनीय कंपनियों से का बीज ही खरीदना चाहिए। प्रमुख रूप से प्रजातियों में पूसा सावनी, रेड वंडर, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, हिसार उन्नत, वर्षा उपहार, अर्का अभय, काशी सतधारी आदि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं। इसमें किसान को जो भी प्रजाति
आसानी से सुविधानुसार उपलब्ध हो जाए उसका बीज लेकर के बुआई करना चाहिए। बुआई से पूर्व हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बीज को शोधित कर लें, उपचारित करके ही हम बुआई करें। इसके लिए किसान को चाहिए 2 ग्राम थीरम अथवा बेबस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन कर लेना चाहिए। 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से जायद की बुआई के लिए आवश्यक होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी भूमि को अच्छी तरह से समतल करके क्यारियां बना लें, तत्पश्चात बुआई की शुरुआत करें। बुआई के लिए 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर अथवा 45 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें भिंडी की फसल की बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर बताई गई तकनीक के अनुसार किसान फसल का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि हल्दी की बात की जाए तो इसका प्रमुख स्थान है, जिसकी बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिसके कारण हल्दी की खेती अपने राज्य बिहार व झारखंड के किसान भाई करते हैं। इसी के तहत जो किसान भाई इसकी खेती करके आने वाले समय में अच्छे आय की प्राप्ति की सोच रहे होंगे, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वे हल्दी की खेती वैज्ञानिक संस्तुतियों को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई सही खेत का चुनाव एवं तैयारी नहीं करते हैं तथा लोकल एवं देशी प्रजातियों का चयन करते हैं। बिना उपचारित किए ही कंदों का असमान दूरी पर बुआई कर देते हैं और बुआई उपरांत खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में कंदों का कम जमाव, पौधों का कम वृद्धि व विकास तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे किसान भाइयों को कम उपज में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, हल्दी की खेती में कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखें, जिससे आने वाले समय में उच्च गुणवत्ता वाली उपज की प्राप्ति हो। तो किसान भाइयों, हल्दी की खेती पर संपूर्ण जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। भारत में उगाई जाने वाली मसाले की फसलों में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हमारे देश में इसका प्रयोग अनेकों प्रकार से किया जाता है। भूमि का चुनाव। हल्दी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। बागों में भी यदि छाया बहुत अधिक न हो तो इसकी खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। खेत की तैयारी। हल्दी के लिए खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल बनाना आवश्यक है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत अमलापुरम, कस्तूरी पास्पू, मधुकर, कृष्णा, सुगंधम, सुगना, राजेंद्र सोनिया, रोमा अच्छी प्रजातियां हैं। स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत नाडिया, पडरौना, देहरादून, बरुआ सागर प्रजातियों का भी चयन आप कर सकते हैं। बुआई हेतु स्वस्थ रोग मुक्त प्रकंदों का चयन करना चाहिए। प्रकंद का वजन 20 से 25 ग्राम होना चाहिए तथा प्रत्येक गांठ में 2 से 3 आँखें अवश्य हों। इस प्रकार चुने हुए बीज की प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल मात्रा आवश्यक होती है। बुआई से पूर्व प्रकंदों को 0.5% एगलाल अर्थात 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या 0.2% मैंकोजेब अर्थात 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में उपचारित अवश्य कर लें। इसके उपरांत उपचारित कंदों को छाया में सुखा लें। खाद एवं उर्वरक। अच्छी उपज के लिए जुताई से पूर्व प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद और 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान जुताई के समय भूमि में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। हल्दी में रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फेट व 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है।
इसमें से संपूर्ण फास्फोरस व पोटाश तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। बोने का समय। हल्दी की बुआई अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है, परंतु अप्रैल से मई का माह सबसे अच्छा होता है। बागों के साय में बुआई हर हाल में मई तक कर दें। समतल भूमि में 5 से 8 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लें। फिर समतल क्यारियों में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में उपचारित कंदों की बुआई करें। बुआई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास, पत्ती या भूसे को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से जमाव 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। किसान भाइयों, इस विधि से बुआई करने में प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर लगभग 50 से 55 हजार रूपए प्रति एकड़ का व्यय आता है। और इस भारी भरकम लागत को कम करने हेतु आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा हल्दी की नर्सरी तैयार कर मुख्य खेत में रोपण का प्रचलन बढ़ा है, जिस हेतु ये हल्दी के एक कंद को आकार के आधार पर 3 से 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद कटे टुकड़ों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित कर प्रो ट्रे में कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि को भरकर काटे गए कंदों को ट्रे में बोते हैं, जिससे 1 एकड़ हेतु मात्र 3 क्विंटल हल्दी कंद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मात्र 15 से 16 हजार रूपए मूल्य का होता है। अर्थात परंपरागत की तुलना में प्रति एकड़ लगभग 40 हजार रूपए की बीज में बचत हो जाती है। और प्रो ट्रे में 100% का अंकुरण होता है। 1 माह में यह हल्दी नर्सरी पौध 7 से 8 इंच लंबे तथा 4 से 5 पत्तियों वाले हो जाते हैं। और इस पौध की तैयारी में प्रति पौध लगभग 60 पैसे का खर्च आता है। इसके बाद तैयार नर्सरी को लाइन एवं पौध की दूरी क्रमशः 40 गुणे 20 सेंटीमीटर या 30 गुणे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार मुख्य खेत में रोपण किया जाता है। इसके उपरांत सामान्य फसल की भांति नियमित शस्य क्रियाओं को करते रहते हैं। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। अब हल्दी के जमाव के उपरांत अपनाए जाने वाले प्रबंधनों की जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का कल का अंश। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। फलों में आम को राजा की संज्ञा दी गई है, जिसकी बागवानी हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर आच्छादित है। इस समय आम के पौधों में फल मटर के दाने से बड़े आकार के फल हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में आम के बाग की देखरेख एवं प्रबंधनों को अपनाना आवश्यक है, जैसे आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई तथा कीट व रोगों से बचाव के लिए पौध सुरक्षा उपायों को करना इत्यादि। यदि बागवान भाई उपरोक्त कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके आम के पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप, फलों का गिरना व फटना तथा विभिन्न प्रकार के रोग के रूप में सामने आएगा। अंततः आप किसान भाइयों को आने वाले दिनों में प्रति पौध से छोटे आकार के कम फलों की प्राप्ति होगी। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम रामपुर, जिला कटिहार के कृषक समीर कुमार झा। मैं खेती के साथ बागवानी का भी काम कर रहा हूँ।
हम जानना चाहते हैं कि इस मौसम में, जैसे मेरा अभी मौसरी से बड़ा साइज हो चुका है, जब हो चुका तो इसकी सावधानियों में हम क्या करें ताकि फल ज्यादा लगे, उत्पादन हमें अधिक मिले। अतः किसान भाइयों, मटर के दाने के आकार के फलन की अवस्था पर आम के बाग में देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं पाट अनुसंधान केंद्र कटिहार के अवकाश प्राप्त उद्यान विशेषज्ञ चंद्रमा लाल। क्योंकि अब आम में मटर के दाना के बराबर आ गया है, तो किसान बंधुओं को जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है सिंचाई है। सिंचाई पर बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर नमी की कमी हो जाती है तो उससे ही फल झड़ता है, फल में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए जो है अब भूमि के अनुसार जो है उसको कम से कम अभी जो है 10-15 दिन पर जो है उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए नमी, और उसमें जो खरपतवार जो है उनको भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि और इसके बाद जो है सिंचाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आम में मटर के दाना के बराबर फल आ गया है, तो उसमें जो है प्लानोफिक्स या मीराकुलान 10 लीटर में 2.5 से 3 ml जो है दवा को मिला करके उस पर छिड़काव कर देने से होता है कि फल का साइज बड़ा होगा और फल जो झड़ने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। इसमें कीड़ों का भी प्रकोप होता है। इस समय जो है जब आप मीराकुलान या इसका व्यवहार करें तो उसके साथ जो है इंसेक्टिसाइड कि इमिडाक्लोप्रिड है तो आधा ml लीटर पानी में उसका घोल करके छिड़काव कर देने से जो होता है जो कीड़े हैं उससे बचाव हो जाता है और फल सुरक्षित होता है। फलों में दाग भी हो जाता है, फल सड़ने लगता है, तो उसके लिए जो है पहला छिड़काव में करते हैं लोग, क्या बेबिस्टिन है इसका इस्तेमाल अगर नहीं किया है तो उसमें बेबिस्टिन जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सुबह 8 बजे से जो है करके 10 बजे तक ले सुबह में छिड़काव कर लें, और शाम में है 2 बजे से 4 बजे के बीच से छिड़काव करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कभी कभी देखा जाता है कि जो बाग में जो पौधे लगे हुए हैं उसमें बोरर का ही प्रकोप होता है। जैसे बोरर जो होता है जो छाल खाने वाला है या जो होल करने वाला, वो होता है क्या कि चूंकि इसका तना खुरदुरा होता है तो एक जगह बैठ करके वो आगे चलता है और पीछे से जो है अपना जो स्क्रीटा होता है उसको छोड़ता है तो झिल्लीनुमा होता है और फिर बीच में होल करके वो घुस जाता है। अगर उसका निदान नहीं किया गया तो पेड़ जो है वो गिर जाता है, खोखला हो जाता है। तो उसके निदान के लिए है कि आप मिट्टी का तेल उसमें डाल दें। अगर आसानी से मिट्टी का तेल उसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं पेट्रोल जो है उसमें रुई भिगा करके उसको छेद को साफ करके उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें, तो जो स्टेम बोरर है जो तना छेदक है वो कीट मर जाएगा। अभी गर्मी का समय है, अगर मान लिया कि आप अक्टूबर वगैरह में तुतिया चूना का अगर पोताई 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर नहीं किए हों तो उसको कर देने से, चूंकि उससे होता है कि जब वहाँ पर उजला हो जाता है तो उस पर कीड़े वगैरह भी नहीं बढ़ते हैं और जो है पौधा सुरक्षित रहता है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम नया टोला जिला कटिहार के कृषक संजय यादव जी ने अपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आपके वैशाखी अरहर की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो गया है, अतः आप इसके नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं। तो संजय जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। यह जो बैसखा अरहर में फली का निकल जारी है, इस स्टेज में फली छेदक समूह कीट का आक्रमण होता है। फली छेदक जो आक्रमण होता है तो वह बड़ा सा छेद करके बाहर भी रहता है और अंदर का दाना को खाता है। एपीएन है, उसकी मादा अंदर में अंडा दे देती है और बाहर से आपको छिद्र नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से फ्लाई का भी अंडा देती है और अंदर में उसका पिल्लू उसके फल को नुकसान करता है, उसके दाने को नुकसान करता है। कि जब आपको लगे कि इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है या इसमें आक्रमण होने की संभावना है तो उस समय आप नीम आधारित कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें नीम सीड कर्नेल का पाउडर का 5 ग्राम
प्रति लीटर पानी में, या नीम के तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में, या नीम से जो बेस्ट जो इंसेक्टिसाइड्स बनी हुई फॉर्मुलेटेड हैं, एजाडिरेक्टिन है, निम्बीन है, निम्बिसिडीन है, उन सब का भी आप 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो खास करके जब फली निकलती है उस समय बिना रेसिड्यू के आपके कीट को यह नियंत्रण करेगा। अंत में यदि आपको लगे कि अब इससे भी काम नहीं चलने वाला है, कीटनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है, तब आप उसमें कम रेसिड्यू वाले इफेक्ट वाली दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मालाथियन है, उसका 2 ml प्रति लीटर, या कार्बारिल ग्राम प्रति लीटर पानी में, या ट्रायोफॉस का भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके तीनों में से किसी एक दवा का आप छिड़काव करेंगे। और यदि लाइन में आप बुआई किए हुए हैं तो उसमें 2 लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन में छिड़काव करें, फिर 2 लाइन छोड़ के 2 लाइन छिड़काव करें तो कीटनाशक दवा का प्रयोग आधा हो जाएगा। सही समय पर और समेकित कीट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आपको विभिन्न क्रियाओं को अपनाना है। जुलाई वगैरह में इसकी बुआई होती है या सितंबर में भी होती है। तो गर्मी के दिन में खास करके एक बार गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देंगे। उसका लार्वा या प्यूपा जो जमीन के अंदर रहता है वह कीटभक्षी चिड़ियों द्वारा या सूर्य की रोशनी गर्मी से नष्ट हो जाता है। दूसरा है अगल बगल झाड़ पात रहता है ज्यादा, जिसमें एपीएन का शेल्टर है, जाड़े के दिन में उसमें वह अपना जीवन व्यतीत करता है और एडल्ट स्टेज में ही वह ओवरविंटर करता है। तो वह झाड़ पात जो है, जंगल वगैरह है अगल बगल खेत के, उसको साफ सुथरा रखने से उसका शेल्टर समाप्त हो जाएगा और एपीएन का आपका आक्रमण कम होगा। इस तरह से कृषक बंधु आप अपने खेत में जो फली छेदक समूह है उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम खजौली जिला मधुबनी के पशुपालक रामबाबू यादव ने अपना अनुदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गाय की उन्नत दुधारू नस्लों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रामबाबू जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की है प्रस्तुति। गौ पशुओं की कुछ प्रमुख प्रजातियों का वर्णन इस प्रकार है। साहीवाल, यह प्रजाति एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी प्रजाति है तथा इसका जन्म स्थान साहीवाल जिला पाकिस्तान है। इनका शरीर लंबा एवं भारी होता है। इनके शरीर का रंग लाल या पीला लाल तथा कभी कभी बीच में सफेद निशान होता है। इस प्रजाति के पशु के आँखों के पास एक सफेद रंग की धारी होती है। इस प्रजाति का सामान्य तथा अधिकतम दुग्ध उत्पादन 2700 से 3200 किलोग्राम तथा 4500 किलोग्राम प्रति ब्यात है। यह 25 से 30 माह की अवस्था में पहली बार गर्भ धारण करती है। पहले ब्यात की उम्र 37 से 48 माह तथा 2 ब्यातों के बीच का समय 430 से 580 दिन होता है। गौवंश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है हरियाणा। इसका उद्गम स्थान रोहतक और हिसार जिले हैं। यह प्रजाति हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रजाति की पहचान माथे का चौड़ा तथा लंबा होना, पैरों का लंबा होना, इनका रंग प्रायः सफेद भूरा होता है और इनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 1200 तथा अधिकतम दुग्ध उत्पादन क्षमता 3200 किलोग्राम प्रति ब्यात है। इस प्रजाति के बछड़े कृषि कार्यों के लिए काफी उपयोगी होते हैं, अतः यह हम कह सकते हैं कि यह प्रजाति द्विकाजी नस्ल है। तीसरी प्रजाति थारपारकर। इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के थारपारकर नामक स्थान से हुई है, जबकि ये हमारे देश में जोधपुर, जैसलमेर तथा कच्छ में पाई जाती है। इनकी विशेष पहचान माथे का चौड़ा होना, पैर का छोटा होना, लंबे ललाट का होना, बड़े थन तथा अच्छी विकसित छेमी का होना, पेट का बड़ा होना, कान के अंदर की त्वचा का पीला होना और पूंछ का जमीन तक लंबा होना है। इस प्रजाति का रंग गाढ़ा भूरा होता है। इनकी मादा की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 1500 किलोग्राम तथा अधिकतम उत्पादन क्षमता 4750 किलोग्राम प्रति ब्यात है। इस प्रजाति के बछड़े कृषि कार्य हेतु काफी उपयोगी होते हैं।
पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक दूध देने वाली कुछ प्रजातियां जैसे जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन का आयात बाहर के देशों से बड़े पैमाने पर हुआ। आजकल इन प्रजातियों का प्रजनन देसी नस्ल से कराकर संकर प्रजाति के पशु पैदा किए जा रहे हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता तथा रोगाणु अवरोधक क्षमता शुद्ध विदेशी नस्लों की तुलना में ज्यादा है। अतः जो पशुपालक इन उन्नत नस्लों का चयन करना चाहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी का होना आवश्यक है कि वे इन दुधारू पशुओं की पहचान कैसे करें। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10,000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 5000 से लेकर 7500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। किसान भाइयों, इन विदेशी नस्लों के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप अपनी देशी एवं कम उत्पादक पशुओं को गर्भाधान करवा के आने वाली संतति का नस्ल सुधार कर सकते हैं और इस हेतु भारत सरकार ने ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत योजना बनाई है, जो कि कार्यरत है। तो किसान भाइयों, अगर आप डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर डेयरी व्यवसाय अपनाए हुए हैं, तो अपने समूह में इन्हीं प्रजातियों के नस्लों का पालन करें, जिससे आपको अधिकतम दूध उत्पादन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस।
राजधानी पटना में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले। घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की। सारी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस, लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा जनता सिखाएगी सबक। बिना संख्या बल के राजद ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का भी नहीं मिला साथ। आरजेडी की भारी फजीहत। अपने बेटे की रिहाई के लिए ठोकरें खा रहा परिवार, पटना पुलिस से मदद की गुहार। सहायता